नमस्कार दोस्तों। तो आज यहाँ पे हमने पीजीटी स्पेशल यहाँ पे संस्कृत प्रश्नोत्तर लाया हुआ है। बहुत से हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि पीजीटी का भी करा दीजिए। तो यहाँ पे हम पीजीटी के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ये पीजीटी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो वो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बता दें दोस्तों कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ बस विनती है आपसे इतनी कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये सबके पास पहुँच जाए, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके पास ये क्वेश्चन पहुँच जाए। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं तो ये पिछले कई वर्षों से चुने हुए प्रश्न हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं और जिसे पूछने की संभावना है। तो यहाँ पे आप इसे एक बार पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपको बस थोड़ा सा शेयर करना है, तो इतना तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त हैं नए आए हैं, तो वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे इससे संबंधित और जो क्वेश्चन थे तो वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? तो यहाँ पे हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है। तो उद्योत में है कि सर्ग में है कि अंक में है कि उच्छ्वास में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अंक में। मृच्छकटिकम की कथा अंकों में समायोजित की है। और इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। और मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो ये शूद्रक के द्वारा रचित है। शूद्रक मृच्छकटिकम की संस्कृत नाट्य साहित्य में ये शूद्रक की एक अद्भुत रचना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपारितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वल्वदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतनम। तो यहाँ पे यह श्लोक किस काव्य का है? किस काव्य का है ये श्लोक पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही आंसर हो जाएगा। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के द्वितीय श्लोक से लिया गया है। और इसके सूत्रधार ने नटी से कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनव कौशल को सफल नहीं समझता। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। आगे देखते हैं, कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है। तो दुष्यंत की है, कर्ण की है, शकुंतला की है कि दुर्वासा की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का दूसरा श्लोक है। ठीक है, और इसमें राजा दुष्यंत ने कहा है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात को देखता है। आगे देखते हैं, विक्रमोर्वशीय है। विक्रमोर्वशीय क्या है? तो 4 ऑप्शन है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है कि त्रोटक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नाटक। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। विक्रमोर्वशीय जो है वो एक कालिदास का द्वितीय नाटक है, और यह 5 अंकों में त्रोटक नामक उपरूपक से हैं। और इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी नामक अप्सरा के प्रणय की कथा वर्णित है। आगे देखते हैं, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य है या चंपू काव्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, खंड काव्य। मेघदूतम एक खंड काव्य अथवा गीत काव्य है, और मेघदूत कालिदास की प्रौढ़ एवं परिष्कृत कृति के अंतर्गत आती है। यह खंड काव्य अथवा गीत काव्य का एक अच्छा प्रमाण है, और इसमें कुल मिला के 115 पद्य हैं। 115 पद्य हैं, और ये 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग है पूर्व मेघ और दूसरा भाग है उत्तर मेघ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। विचित्र मार्ग पूछ रहा है यहाँ पे। तो भारवी हैं कि कालिदास हैं कि माघ हैं कि श्रीहर्ष है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारवी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरितम में उच्छ्वास है। तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं यहाँ पे? तो 10 उच्छ्वास है कि 7 है कि 11 है कि 8 है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
ये जो हर्षचरितम् है ये महाकवि बाण की प्रथम रचना के अंतर्गत आता है और यह ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से गद्य काव्य का भेद इसका आख्यायिका है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं और प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री मिलने तक का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद से, छांदोग्य उपनिषद से, बृहत कथा से या महाभारत से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाभारत से। आगे देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत किस तरह का नायक है? यहाँ पे पूछ रहा है, धीर प्रशांत है कि धीरोदात्त है कि धीर ललित है या धीरोदत्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धीरोदत्त। राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का धीरोदत्त नायक है और यह 10 रूपक के अनुसार इसमें धीरोदत्त नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो वह पराक्रमी होना चाहिए, अति गंभीर होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अविकत्यन होना, स्थिर प्रकृति का होना चाहिए, अहंकार विहीन होना चाहिए और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तो ये सारे गुण किसमें प्राप्त होते हैं? तो ये सारे गुण दुष्यंत में प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो शकुंतला को श्राप किसने दिया था? वशिष्ठ ने दिया था कि नारद ने कि दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने? तो सबको यहाँ पे अभिज्ञ होगा कि दुर्वासा ने श्राप दिया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में दुर्वासा ऋषि का अतिथि के रूप में आगमन होता है और उनका आतिथ्य न करने पर क्रुद्ध दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को साथ दिया कि जिसको स्मरण करती हुई तुम मुझे आया हुआ तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, वह तुम्हें याद दिलाने भर भी नहीं पहचानेगा। आगे देखते हैं, धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो यहाँ पे कौन सा है, किस अंक में है? तो तृतीय है कि पंचम है कि षष्ठम है कि सप्तम है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 षष्ठ है। यहाँ पे षष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर 3 षष्ठ हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में धीवर प्रसंग है और धीवर का तात्पर्य क्या होता है? तो धीवर का तात्पर्य होता है मल्लाह। मल्लाह होता है धीवर का तात्पर्य। और यहाँ पे अमरकोश में इसकी जो उत्पत्ति है तो वो कैवर्ते दास धीवरो इस तरह से दी हुई है। आगे देखते हैं, अविश्रमो एवं लोकतंत्राधिकार इस युक्ति से युक्त नाटक है। तो इस युक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षसम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है कि मृच्छकटिकम है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम, अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवनतलम राजनम अद्राक्षीत। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शूद्रक, वैशंपायन, पुंडरीक और चंद्रापीड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शूद्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो विशेषता बताई गई है राजा शूद्रक के विषय में बताई गई है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाण का काल कौन सा है? तो बाण का काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है कि 6ठी शताब्दी है कि 4th शताब्दी है कि 8वीं शताब्दी है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाण भट्ट जी ये जो थे तो ये सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण, जो बाण भट्ट जी सभा पंडित थे हर्षवर्धन के, और हर्षवर्धन के समय से स्थिति काल से इनका स्थिति काल अगर आका जाता है तो ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, क्योंकि हर्ष का राज्याभिषेक 606 में हुआ था, 606 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी तो वो 648 ईस्वी में हुई थी। और ये जो तिथियां हैं तो ये कहीं से बनाई गई नहीं है, ये तिथियां ताम्र दान पत्रों में लिखी हुई हैं, तो उन्हीं से ये पता चलता है। और उसी समय 629 से 645 ईस्वी के समय भारत में भ्रमण करने के लिए चीनी यात्री हेन सांग यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने भी अपने संस्मरणों पे
ये लिखा हुआ है और उन्हीं के आधार पे बाण का समय, उनका काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इन्हीं सब के आधार पे माना गया है कि बाण 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? राम ने, लक्ष्मण ने, अगस्त्य ने या शिव ने? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लक्ष्मण ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कादम्बरी है, तो कादम्बरी क्या है? आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कथा। कादम्बरी कथा है। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है और इसमें काल्पनिक कथा का वर्णन है और यह गद्य काव्य कथा का भेद है और इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सदाभिमान एक धना हिमानिना, यह सूक्ति है, तो यह सूक्ति किसमें है? रामायण में है, शिशुपाल वध में है, नलचंपू में है, कुमार संभव में? तो यह सूक्ति शिशुपाल वधम में है। आगे देखते हैं। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? सुबंधु है कि भारवी है कि भट्टी है कि माघ है? तो शिशुपाल वधम के रचयिता माघ हैं और शिशुपाल वधम जो माघ की केवल एक ही कृति प्राप्त होती है और उनका यह महाकाव्य बृहत्तरी के अंतर्गत भी आता है। कौन? शिशुपाल वधम। आगे देखते हैं। संख्यकारिका का रचयिता कौन है? संख्यकारिका का रचयिता कौन है? तो 4 ऑप्शन हैं। कपिल हैं कि वाचस्पति मिश्र हैं कि गौड़पाद हैं कि ईश्वर कृष्ण हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर कृष्ण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। संख्यकारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं और इसमें जो संख्यकारिका में सांख्य दर्शन की विवेचना की गई है। आगे देखते हैं। सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे सांख्य के तत्वों में चेतन तत्व पूछ रहा है। बुद्धि है, अहंकार है कि मन है कि पुरुष है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुरुष। पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। सांख्य का पुरुष जो है वो चैतन्य के स्वरूप है और चैतन्य उसका स्वभाव है और वही साक्षी है, निष्क्रिय है और उदासीन है। वह कार्यकाल श्रृंखला से भी परे है और वह चेतन और अपरिणामी है। अगला देख लेते हैं। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। तो प्रकृति से साक्षात्कार उत्पन्न क्या है? अहंकार है कि पंच तन्मात्रा है कि पंच महाभूत है कि महत है? तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 महत। महत यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास की प्रक्रिया में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व क्या है? तो वो महत है। प्रथम तत्व महत को माना गया है। महत किसे कहा जाता है? तो वो बुद्धि को कहा जाता है। महत बुद्धि का पर्याय है और यह विराट बाह्य जगत है। इसमें बीज रूप में यह यहाँ पे इस स्थान पे निहित रहता है और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसे ये बहुत विशाल का है, इसलिए इसे महत कहा जाता है और महत से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार किससे उत्पन्न होता है? तो वो महत से उत्पन्न होता है। और अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? तो अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न होता है और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति मानी गई है। आगे देख लेते हैं। सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांख्याभिमत में कितने तत्वों को प्रकृति और विकृति माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा कि 11 होगा? तो यहाँ पे 7 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांख्य द्वारा स्वीकृत 25 तत्वों में पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वदा परे है। वह न प्रकृति है, प्रकृति अर्थात कारण है, और न विकृति अर्थात कार्य को विकृति कहा गया है, तो न विकृति है। मूल प्रकृति केवल विकृति है और विकृति कार्य नहीं है। तो महत अहंकार तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति यानी कारण और कार्य दोनों हैं। और मन पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत ये सिर्फ विकृति यानी कार्य ही माने गए हैं। आगे देखते हैं।
सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। सांख्य मतानुसार अव्यक्त क्या है? तो पुरुष है, ईश्वर है, प्रकृति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रकृति। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। सांख्य के मतानुसार प्रकृति ही अव्यक्त है, क्योंकि इसमें यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आने के पूर्व अव्यक्त रूप में निहित थी। आगे देखते हैं, सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबंध है। तो रजोगुण है, प्रधान गुण है, सत्वगुण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? सत्वगुण। सत्वगुण यहाँ पे राइट हो जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्वगुण लघु, प्रकाशक और आनंददायक होता है, और सत्वगुण प्रकाश का ही प्रतीक माना गया है। अतः यह स्वतः प्रकाशित है और अन्य विषयों को भी यह प्रकाशित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये क्वेश्चन प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।